गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं आईआईटी, जेई और नीट की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था पहले। उसके बाद उससे रिलेटेबल हमने क्या किया, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया और जाना कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे, किस पैटर्न से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम फिर से आज एक नया टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहले तो नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको कि ये जो डाल्टन्स है उसका हमने पहले भी कभी नाम तो सुना है। ठीक, तो आप याद करो कि जो हमने मल्टीपल प्रपोर्शन पढ़ा था, ठीक है, वो जो मल्टीपल प्रपोर्शन था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 में। ठीक है, कब दिया था? 1803 में जॉन डाल्टन ने क्या बताया था आपका, मल्टीपल प्रपोर्शन बताया था। ठीक है, यही मल्टीपल प्रपोर्शन जो डाल्टन, ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शन, कौन सा? मल्टीपल यानी कि गुणित अनुपात का नियम। ठीक, अब इन्होंने तो बताया था कि जैसे कोई कंपाउंड है ना, वो एक से ज्यादा आपका क्या कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा, एक का मास, यदि इसमें कार्बन का मास फिक्स हो तो ऑक्सीजन का मास सिंपल रेशियो में क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट होगा 1:2 में। ठीक है, तो एक ही जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। ये हो गया आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। अब आज का जो आपका टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे क्या है ये थ्योरी। ठीक, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस थ्योरी इज अ साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। इसको किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, ये जॉन डाल्टन ने दिया है। और द अर्ली 19th सेंचुरी, कब? ये 1803 में, 19th सेंचुरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया किसके बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ये जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, वो एटम के नेचर पे ही बेस्ड है। तो ये जो थ्योरी है उन्होंने कब किया था? 19th सेंचुरी में, 1803 में इन्होंने जो आपका पदार्थ है उसकी संरचना, उसके गुणों के बारे में बताया, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में ही जान लिया है कि मैटर क्या है, बताइए, याद होगा आपको तो याद करिए उसका डेफिनेशन। मैटर विच इज ऑक्यूपाई स्पेस और एनी वॉल्यूम दैट इज नोन एज मैटर। जो कोई भी पदार्थ एक स्थान घेरता हो और किसी प्रकार का वॉल्यूम और मास रखता हो, है ना, विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम और स्पेस हैविंग मास, दैट इज नोन एज क्या होगा, मैटर। It was one of the first scientist theories to describe atoms and how they combine to form compound. ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली ऐसी थ्योरी दी जिस थ्योरी के बाद ये जाना जा सका कि किस तरह से जो एलिमेंट है वो कंबाइन होकर कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे वो किस तरह से कंपाउंड होकर, जैसे अगर एलिमेंट ए है वो बी के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो मिल करके किस टाइप से ए बी वाला कॉम्बिनेशन का कंपाउंड देगा, वो इसी थ्योरी के बाद से हमको क्या हुआ, पता चला। ठीक, ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं इसका पोस्टुलेट क्या है, यानी कि इसकी अवधारणाएं क्या क्या है, इसके अंदर जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो क्या क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, ये पोस्टुलेट हम जान लेते हैं। पहला है इसका, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये क्या कह रहे हैं, जितने भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे से छोटे सूक्ष्मतम पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं भाई। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कि आपके पास एटम हो गया हाइड्रोजन, ये सेम ही एलिमेंट के जो अनदर आइडेंटिकल और भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जब इसका एटॉमिक मास 3 हो, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही होगा, 1 3 2 और ये 1, इसको क्या बोलेंगे, ये होगा ड्यूटीरियम। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइटियम।
और ये हो गया हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग और भी क्या होंगे, आइडेंटिकल जो पैटर्न होंगे, उसको इन्होंने क्या कहा कि उसके जो आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स, हो सकता है उनके आइडेंटिकल एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। मान लेते हैं मैं आपकी टीचर और मेरे ही जैसा कोई एक और होगा, सेम सेम मान लेते हैं, उसका फेस भी सेम मैच करता होगा, पर्सनालिटी भी सेम मैच करती होगी, क्या पर जेनेटिकली पॉसिबल है कि हम सेम हो? अगर हम दोनों एक ही जीन से ना हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो नेचर है वो सेम हो। तो वैसे ही क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का जो आइडेंटिकल एटम होगा, हाइड्रोजन है और उसके साथ और भी कोई हाइड्रोजन है, ठीक है, वो आइडेंटिकल तो होंगे लेकिन उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरे एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट से क्या होंगे, उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे डिफरेंट होंगे, भले ही वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, उनके मास में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, वो दिखते सेम हो एलिमेंट लेकिन वो उनके आइसोटोपिकल फॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक, थर्ड आपका ये हो गया, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन डिवाइड और डिस्ट्रॉयड। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटम है, जो आपका सूक्ष्मतम पार्टिकल है, ठीक है, जॉन डाल्टन भी यही कह रहे हैं कि एटम को क्या नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी भी एटम को हम क्या नहीं कर सकते भाई, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब ये हाइड्रोजन है तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऑक्सीजन है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। जैसा कि जो भी एलिमेंट है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वहां 10:20, 25:69 ऐसे एकदम मेजर नंबर में क्या नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे। दे ऑलवेज हैविंग सिंपल होल नंबर रेशियो, उनके पास एक ऑलवेज क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा केमिकल कंपाउंड बनाने के टाइम पर। ठीक है, क्लियर है ये। फिफ्थ है आपका, इन केमिकल रिएक्शंस एटम आर रीअरेंज्ड नॉट चेंज्ड इनटू अदर काइंड ऑफ एटम। कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल के लिए गोभी की सब्जी खरीदी और गोभी का सब्जी पकाया, पकने के बाद आफ्टर कुकिंग क्या होगा, वो लौकी का सब्जी हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्लियर है आपको, अगर आपने क्या बनाया है, गोभी कैबेज का सब्जी बनाया है, ठीक है, कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाया है, तो वो वही वेजिटेबल होगा जो आपने पकाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही ये कहना चाह रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एटम है उनकी अदला बदली हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह उनको क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको बदल नहीं सकते। दूसरी चीज, ना ही क्या कर सकते हैं, उसमें और किसी अदर काइंड का एटम उसमें क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक, H2H है, H2 है जो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक, रिएक्टेंट आर से डिनोट कर देते हैं। इसने किया भाई रिएक्शन, रिएक्शन करके इसने दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये पॉसिबल है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो सकता है? तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वो अपना उसी तरह का क्या करेगा, एलिमेंट को फॉर्म करेगा, जितने एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, हमने यहाँ पर वाटर था, जो हाइड्रोजन था वो गैसियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन था वो भी गैसियस फॉर्म में था, लेकिन जब हमने यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन किया, क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया, तो केमिकल रिएक्शन के बाद ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया भाई, क्योंकि वाटर क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है, तरल है, लिक्विड में आएगा, तो वो क्या, लिक्विड। तो आपने क्या किया, उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको किसी तरह से क्या नहीं किया, ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, उसका एलिमेंट भी चेंज नहीं किया। इसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो फिक्स रेशियो के साथ क्या कर रहा है, वहां पे स्टेबल है ना। जो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन भी हो रहा है तो एकदम सिंपल रेशियो के साथ वो फॉर्म कर रहा है, 2:16 बाई मास। ठीक,
तो इस तरह से क्लियर है आपको कि इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज नॉट चेंज टू अदर काइंड ऑफ एटम। किसी दूसरे प्रकार के हम एटम में इसका अदला बदली नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज मतलब कि उसका क्या कर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पोस्टुलेट आपको ये अवधारणाएं क्लियर हो गई हैं, तो हम देखते हैं इसमें देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डाल्टन थ्योरी, ये क्या है इंपॉर्टेंस डाल्टन थ्योरी का, ये देखते हैं। helped explain the law of conservation of mass and law of definite proportion। ये जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था ना, इन्होंने पोस्टुलेट तो अपने बता दिए, फिर साथ में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों याद रखते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंस ये है, इस थ्योरी के बाद से हमको ना जो पता चला केमिकल कॉम्बिनेशन का दो थ्योरी, कि ये क्या करता है, मास कंजर्वेशन को डिफाइन करता है, हेल्प करता है समझने के लिए, और क्या करता है, द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसको निश्चित अनुपात के नियम को समझने के लिए क्या करता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को सॉरी निश्चित अनुपात के नियम को समझने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने कहीं पर जॉन डाल्टन मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये है आपका डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट करिए, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या करेगा, फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक है, फिक्स है इसका रेशियो, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, तो अभी कहाँ पहुंचे हैं हम, ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। ठीक है, वहां पे सुधार लेंगे, वो क्या था, मल्टीपल लॉ लिखा हुआ था वहां पे, तो आप उसको सुधारेंगे, वो क्या है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और मास कंजर्वेशन को समझने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। अब देख लो यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा, ये भी इसमें से डायग्राम से समझिए आप। आपके पास ये क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, इसका जो 1 यूनिट का जो मास है आपका 16 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, साथ में यहाँ पे दो हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन है 1 और 1। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, तो जो इसका 2 मास यूनिट हो गया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 किया हमने, और यहाँ पर तो ओनली 1 मल्टीप्लाई 16 है ना, तो यहाँ पे क्या आया, 16 मास यूनिट आ गया, और यहाँ पे 2 मास यूनिट आया। ठीक, अब इसने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया जो 18 मास यूनिट का है। जैसे कि हमने पिछली की क्लास में क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, ये है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1, इसमें क्या हो गया, 18 आया टोटल, इसका 18 एटॉमिक मास यूनिट आया। तो इस तरह से ये बता रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं भाई, 18 मास यूनिट का वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इससे क्लियर होता है कि ये डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को हेल्प कर रहा है समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो गया इसका, कि ये जो मास कंजर्वेशन है और जो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है, इसको किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये तो हम उसमें डिफाइनाइट का समझ गए। मास कंजर्वेशन का क्या होगा भाई, हमने पहले ही कहा था कि एनर्जी, देखो एटम को क्या नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड, जो भी एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो वो क्या कह रहे हैं, इसी एटम को आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो, इसको रीअरेंज कर सकते हो, इसका फिर से क्या कर सकते हो, जमाव कर सकते हो, उसको जमा सकते हो फिर से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो हमको ये एक्सप्लेन करती है कि मास कंजर्वेशन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रॉफिटेबल है समझने के लिए, कि ये दो लॉ क्यों फॉलो होते हैं। ठीक, तो डाल्टन ने क्या बताया था अपने थ्योरी के बारे में, ये पहले साइंटिस्ट हैं भाई जिन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है नेचर ऑफ एटम के बारे में। किसके बारे में, नेचर, की पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसका की पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, डाल्टन लिख लो, और इसका जो की पॉइंट है, पहला तो इन्होंने क्या किया, नेचर ऑफ मैटर को बताया, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, कब बताया, 19th सेंचुरी में, 1803 में। ठीक, ये क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एटम के बारे में बताया,
एटम आर नॉट डिविजिबल पार्टिकल। ठीक, साथ में इन्होंने क्या बताया आपके, इन्होंने बताया एटम्स को रीअरेंज किया जा सकता है, रीअरेंजमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया। साथ में इनका जो लॉ है वो किसको हेल्प करता है, मास कंजर्वेशन को, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन को हेल्प करता है, प्लस डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को। ठीक है, डिफिनाइट प्रोपोर्शन को क्या करता है, हेल्प करता है समझने के लिए। ठीक, तो इस तरह से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारे नेचर ऑफ एटम को, नेचर ऑफ मैटर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, नेचर ऑफ मैटर। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को क्लियर किया, इसके पोस्टुलेट को जाना। अब नेक्स्ट हम क्लास में क्या करेंगे, जो हमारा मेजरमेंट यूनिट था उससे रिलेटेबल क्वेश्चन देखेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के बारे में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल लर्न करके आइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।